नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल से ये डैम्स के ऊपर है। उत्तराखंड में हिमनद फूटने से जो त्रासदी हुई है, जो बाढ़ हुई है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे उत्तराखंड में हाई सेस्मिक जोन में डैम्स बने हुए हैं जो कि बिल्कुल घातक है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आज का आर्टिकल है वो बात करता है पॉक्सो एक्ट के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो नागपुर बेंच जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की है, उनका जजमेंट आया है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक अभी जो नोटिफिकेशन आया है ऑनलाइन सर्विलेंस के लिए। ऑनलाइन सर्विलेंस ही बोलना यहाँ पे ठीक होगा, क्योंकि जिस प्रकार का ये नोटिफिकेशन है उससे ये सिद्ध होता है कि कितने हम बायस्ड है इस बारे में। तो थोड़ा यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन आया है इनका। एक ऐसा वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दे अदर सिटीजन्स के। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम सिटीजन मदद सिटीजन्स है। उसके बाद में जो हमारा चौथा आर्टिकल है ये है पार्लियामेंट के संबंध में कि जब भी आप कोई पार्लियामेंट्री बिल लाते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर एक बार चर्चा कर लीजिए स्टैंडिंग कमेटी में। अगर आपको लीगल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप लीजिए। उसी के बाद में कोई भी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में लाना चाहिए और उसे पास करना चाहिए। तो अपने आपका इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हम इसमें देखेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ये एक कोलंबो पोर्ट है। ये एक पोर्ट प्रोजेक्ट था जो कि कोलंबो सिटी है श्रीलंका की, वहाँ पे तैयार किया जा रहा था। तो इनमें से एक कंट्री ने यूनिलैटरली अपना एग्रीमेंट से पीछे हट गई है। तो निम्न में से ये कौन सी कंट्री है आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो ये है कि आपको आज जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसके की ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करके इसकी चर्चा करनी है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए डैम्स इन फ्रेजाइल रीजन, ऐसे रीजन में जहां जो कि हाई सेस्मिक जोन्स में आता है, वहां पे डैम्स का निर्माण कितना घातक हो सकता है इस आर्टिकल में बताया गया है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है बाढ़ के कारण। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल थोड़ा बात करता है और इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग डैम्स इन फ्रेजाइल रीजन, तो फ्रेजाइल रीजन वो रीजन है जो कि हाई सेस्मिक जोन्स में आते हैं, जो अपने आप में जहाँ पे कुछ भी निर्माण गतिविधि करना थोड़ा घातक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सी भूगर्भीय एक्टिविटीज़ जो हो सकती है। तो यहाँ पे उत्तरा हाई कोर्ट का 2019 का ऑर्डर है जिसमें दे क्वेश्चन द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ऑन द ऋषिगंगा साइट ऑफ इलीगल माइनिंग इन द नेम ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। तो ऋषिगंगा साइट पर इलीगल माइनिंग की जो गतिविधि थी फॉर डैम कंस्ट्रक्शन, किसी एक बांध के निर्माण के लिए, उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहले ही उससे रिलेटेड एक ऑर्डर दिया है। उन्होंने क्वेश्चन करा है यहाँ पे माइनिंग को लेकर। उसके अलावा चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट जो है 2014 में आई है, जिन्होंने उत्तराखंड में जो विभिन्न बांध और डैम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे उसके बारे में चर्चा करी है। तो इनका कहना है यहाँ पे हेडेड बाय रवि चोपड़ा, ये रवि चोपड़ा और उनके अलावा 10 अलग मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने रिपोर्ट दी है। तो इन्होंने वहाँ पे जो 24 प्रपोज्ड डैम प्रोजेक्ट है उनमें से 23 प्रोजेक्ट्स को था कैंसिल करने की बात की गई थी। ये इन्होंने सजेशन दिया था क्योंकि इससे एक पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। अब ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना इस रिपोर्ट के बारे में अभी बचा हुआ है कि इन सजेशंस को सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट करने को कहती है, इन्हें खारिज करती है, ये तो देखने वाली बात रहेंगी आगे आने वाले समय में। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर जो एक पूरा हिमनद का जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा कारक रहा है। तो हिमालयन ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण वातावरण
जो हमारा टेम्परेचर रह रहा है वो बढ़ रहा है। इसके कारण ग्लेशियर जो अपने आप में बहुत जल्दी पिघल रहे हैं, उसके चलते ये पूरा एक बर्स्ट देखने को मिला, ऐसी एक आशंका लगाई गई है। उसके अलावा जो ग्लेशियर लेक्स है इनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्लाइमेट चेंज को ही देखते हुए। उसके अलावा अर्थक्वेक का एक थ्रेट रहता है। जब मैं फ्रेजाइल रीजन की हम यहाँ पर बात करते हैं, राइटर ने यहाँ पे जब फ्रेजाइल रीजन की बात करी, तो ऐसा रीजन जो सेस्मिक जोन में आता है जो कि जोन 4 और 5 में है, तो यहाँ पर सीवियर इंटेंसिटी या वेरी सीवियर इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की। तो अगर आप मैप में देखें तो उत्तराखंड में रेड और डार्क रेड रीजन में आता है पूरा उत्तराखंड, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो इसके अलावा जो और मुद्दे हो सकते हैं, जो और इश्यूज हो सकते हैं इन बाढ़ को लेकर, उनमें राइटर ने सजेस्ट करा है कि एक डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों की कटाई है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है वहाँ पर, उसका वेस्ट जो है वो रिवर में डंप किया जाता है, जिसके कारण जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो भी अफेक्ट होता है और जो पर्यावरण इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो चलिए हमारा जो दूसरा आर्टिकल है पॉक्सो के बारे में, तो छत्तीस प्रदेश स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस आया था, नागपुर बेंच का केस था, बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच का, इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में को सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना गया था। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल पे एक स्टे लगा दिया और इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। उसके बाद में भी एक और ऐसा जजमेंट आया था। तो इसी के बारे में हम पॉक्सो एक्ट क्या है आज चर्चा करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के अंडर तो एक्विट कर दिया गया था, लेकिन आईपीसी के जो सेक्शन 354 है उसके अंडर यहाँ पर कल्प्रिट माना गया था जो एक्यूज पर्सन था उसे। तो यहाँ पर अगर हम आईपीसी में बात करें तो यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी इन जेनेरिक। तो यहाँ पर सेक्शन 354 जो आईपीसी का है इसके अंडर एक्यूज्ड, इसके अंदर कल्प्रिट माना गया था एक्यूज्ड को। पर पॉक्सो का जो सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन है जिसमें द एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट आर एक्सप्लिसिटली मेंशन एंड सेक्सुअल असॉल्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड रेप। तो यहाँ पर रेप को छोड़ के, रेप में भी स्पेसिफिकली जहाँ पे पेनिट्रेशन होता है उसको छोड़ते हुए सेक्सुअल असॉल्ट का ये डेफिनेशन पॉक्सो में दिया है, जिसके अंडर एक्विटल एक्यूज को मिला था। तो यहाँ पर अगर पनिशमेंट की बात करें तो पॉक्सो एक्ट के अंडर ये पनिशमेंट जो है वो 3 से 5 साल का है। वही अगर हम 354 ऑफ आईपीसी की बात करें तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 1 से 5 वर्ष है। तो आपको देखने को मिलेगा जो मिनिमम पनिशमेंट है ये ज़्यादा देखने को मिलता है हमको पॉक्सो एक्ट के अंडर। तो ये एक कारण रह सकता है। जैसे जो विधिज्ञ है उनमें जो चर्चा हुई उनके अनुसार जो मिनिमम सेंटेंसिंग का प्रोविजन है ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेते हुए यहाँ पर एक एक्यूज का जो है वो एक्विटल देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान 97 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें गाइडलाइन लेट डाउन की गई थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर ऑन वर्क प्लेस। तो इस जजमेंट में भी कहा है ऑफेंस रिलेटिंग टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ट्राइवल। तो यहाँ पर जो मॉडेस्टी के अगेंस्ट जाता है, ऐसे ऑफेंस जो वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करते हैं, इनको हम हल्के में नहीं आंक सकते, इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें उन्हें उतनी ही सीरियसनेस से देखने की आवश्यकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी विशाखा जजमेंट में स्टेट किया हुआ है। तो जब भी हम पॉक्सो एक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव वो ये है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट होते हैं, उनके लिए अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई लॉ नहीं था हमारे पास में। इसके लिए ही पॉक्सो एक्ट को लाया गया था जिसमें स्ट्रिक्ट पेनल प्रोविजंस दिए गए। इसके अलावा यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये जो कन्वेंशन था इनको हमारे देश में ने रेक्टिफाई करा। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमने इस एक्ट को लेकर आए। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज लेस देन 18 ईयर्स फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है जिनका एज जो है 18 ईयर से कम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट लाया गया है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चर्चा की कि हमारे पास में कोई ऐसा कानून नहीं था। उसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 8 के अंडर एक्विट किया गया है एक्यूज्ड को, उसमें मिनिमम 3 इयर्स का पनिशमेंट है। उसके अलावा जो सेक्शन 354 है आईपीसी का, इसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो केवल 1 ही वर्ष का है। तो चलिए जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है ये है एंटी नेशनल ऑनलाइन कंटेंट के बारे में। तो जिसकी हमने इंडेक्स में जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस आर्टिकल की हमने थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर ली थी यहाँ पर। तो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है इन्होंने न्यू प्रोग्राम एक लाने की बात की है जिसमें उन्होंने इनवाइट किया है सिटीजन्स को टू
पुलिस ऑनलाइन कंटेंट। तो यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट पे निगरानी रखने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें सिटीजन्स को इनवाइट किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे विल बी पायलटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले पायलट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन कंटेंट है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, रेप, टेररिज्म, रेडिकलिज्म और एंटी नेशनल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं वो इसमें सम्मिलित हो गए। उसके अलावा प्रॉब्लम विद अबाउट स्कीम। तो इस स्कीम के साथ में प्रॉब्लम क्या है, राइटर ने इस स्कीम को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क डज नॉट डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है वो क्या होती है ऐसे किसी भी कानून में डिफाइन नहीं है। उसके अलावा नो स्टैट्यूटरी बैकिंग एग्जिस्ट फॉर सच अ वॉलंटियर फोर्स नॉट क्लियर व्हाट नीड इट माइट सर्व। तो यहाँ पर कोई ऐसा हमारे पास में स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है हमारे पास में जो कि ऐसे वॉलंटियर फोर्स की वैधता को सही ठहराए। तो यहाँ पर एक अनक्लैरिटी का जो सिचुएशन है, एम्बिग्यूटी का सिचुएशन है वो सामने आ सकता है। उसके अलावा द मिनिस्ट्री कैन नॉट आउटसोर्स अ फंडामेंटल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूट टू काउंटर साइबर क्राइम। तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनलाइन कंटेंट को देखने की है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कम्प्लीटली सरकार की है, कम्प्लीटली मिनिस्ट्री की है। तो आप जो फंडामेंटल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ये किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। इस आर्टिकल में ये एक और बिंदु दर्शाया गया है। उसके अलावा थर्ड, मेक सिटीजन वल्नरेबल टू सच अनऑफिशियल सर्विलेंस एंड स्क्रूटिनी। तो यहाँ पे एक अनऑफिशियल सर्विलेंस और स्क्रूटनी देखने को मिलेंगी जो कि अनुच्छेद 19(1)(1) और प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 में हमें मिली हुई है उसके अगेंस्ट जाता है। उसके अलावा रिस्क डीपनिंग द पोलराइजेशन एंड मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी। तो समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। उसके अलावा जो एक सौहार्द है, जो सामाजिक सौहार्द है वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। उसके अलावा इग्नोर्स ऐसे गाइडलाइन क्रिमिनलाइजिंग ऑनलाइन स्पीच। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन स्पीच को क्रिमिनलाइज करने की बात की गई है, डीक्रिमिनलाइज करने की जो बात की गई है एससी की जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके भी विरुद्ध ये पर्टिकुलर होम मिनिस्टर का कदम जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो केस हो जाता है वो है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट जो 2000 का है इसे डीक्रिमिनलाइज किया गया था। इसमें स्पेसिफिक कमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑफेंसिव ऑफ और एनोइंग इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो प्रोविजन था इसको स्ट्रक डाउन किया गया। उसके अलावा जो हमारा आज का चौथा आर्टिकल है ये बिल स्क्रूटनी इन पार्लियामेंट के बारे में है कि पार्लियामेंट में कैसे बिल स्क्रूटनी, उसका कैसे बिल का स्क्रूटनी होता है। तो यहाँ पर जो 3 फार्म लॉज है इनको स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे तो बाद में चर्चा होगी, लेकिन हम ये बात कर लेते हैं आज की स्क्रूटनी कैसे भी किसी भी बिल की जा सकती है उसकी संवैधानिक वैधता को लेकर। तो 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहला, एनी मेंबर कैन अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल साइटिंग लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंसी। अगर वो स्टेट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के बाहर हो, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लिस्ट के बाहर हो, स्टेट लिस्ट का मुद्दा हो, तो ऐसे केस में कोई भी मेंबर इसका अपोज कर सकता है। उसके अलावा एग्जामिनेशन बाय पार्लियामेंट्री कमिटी हैज एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आउटसाइड लॉ मिनिस्ट्री फॉर एग्जामिनेशन द बिल्स नीड टू बी रिफर्ड बाय द मिनिस्टर्स। तो ऐसे केस में एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में आप बिल भेज सकते हैं जहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी किसी भी लीगल एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकते हैं। अगर हम एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल की बात करें तो यहाँ पर फाली नरीमन को इनवाइट किया गया था उनके सजेशंस के लिए कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है। उसके अलावा यूएपीए का जो कानून है इसका भी 1976 में जब ये लाया गया था उसके लिए भी लीगल ओपिनियन मांगी गई थी सिलेक्ट कमेटी के द्वारा। तो ये एक रास्ता हो सकता था जो कि फार्म बिल्स में नहीं लिया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट पुट्स द बिल थ्रू लीगल वेटिंग एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। तो यहाँ पर लीगल वेटिंग और उसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल जो आपकी जो डिफरेंट मिनिस्ट्री है उससे भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ पे बिल की किसी भी बिल की स्क्रूटनी उसे कानून बनाने के पहले हम कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।